लेट अस वेट फॉर द अंदर 2-3 मिनट्स ताकि और भी लोग ज्वाइन कर लें। So, good evening everyone. So, without wasting the time, we are starting with the next topic for the legal aspect of the businesses. ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ टॉपिक भी है ऑलरेडी कवर, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, उसमें जो कुछ भी था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की बात करिए, एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए, तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक्स। उसके अलावा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो ऑलरेडी 6-7 स्टूडेंट हैव बीन ज्वाइन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होते हैं, कैसे बने, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चेक की बात करेंगे, ड्राफ्ट का बात करेंगे, प्रॉमिसरी नोट्स का बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन 1881, 1881 में आया था. Prior to its enactment, the provision of the English Negotiable Instrument Act were applicable in India, and the present act is also based on the English Act with certain modifications. ठीक है, तो पहले इसे नोट्स हम लोगों का पुराना ही है, तो कहीं ना कहीं ये अक्रॉस द इंडिया चलता ही है. तो एज पर द सेक्शन 31 एंड 32 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नो पर्सन इन इंडिया अदर देन द बैंक आर एक्सप्रेसली अथोराइज्ड बाय दिस एक्ट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इशू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट्स, एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पेबल टू द बीरर ऑन द डिमांड. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या कि मतलब हम लोग कोई भी एक पेमेंट करते हैं, तो जो मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से तो नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एक प्रॉमिसरी नोट्स की बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का बात करेंगे, चेक का बात करेंगे. तो हम लोग इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन सब डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर टू अ बीरर whether the word order or bearer appear on the instrument or not. मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक जस्ट लाइक एक पेपर एक प्रॉमिसरी नोट टाइप का होता है कि सपोज दैट आपने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी पार्टी से एंड यू जस्ट वांट टू बी मेक द पेमेंट ऑन द लेटर ऑन स्टेज. आप चाहते हैं कि मुझसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पेमेंट करेंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक प्रॉमिसरी नोट उसके अगेंस्ट में इशू करना पड़ेगा कि वंस या कभी कभार होता है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 12 मंथ होता है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इशू सम प्रॉमिसरी नोट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पार्टी, और उसके बाद उस प्रॉमिसरी नोट्स हमने इशू कर दिया कि हम आपको इतने महीने बाद पेमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट हमको डिलीवर कर दीजिए. तो मीनिंग्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ड्स ऑफ द जस्टिस वाइल्स, a negotiable instrument is the property in which is acquired by anyone who takes bona fide and for value, notwithstanding any defect of this title in the person for whom it took it. सिंपल है, ठीक है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है विच क्रिएट अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन एंड विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. आप एक इंसान से दूसरे इंसान को उसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गया किसी के फेवर में, जिसके फेवर में भी आप एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स या एक प्रॉमिसरी नोट इशू करना चाहते हैं. ऑल्दो द एक्ट मेंशंस ओनली दीज 3 इंस्ट्रूमेंट सच एज ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. तीनों हम लोगों ने बहुत सुने हैं, बहुत, बिकॉज एवरीवन इज अकाउंट एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. तो स्टार्टिंग से हम लोग सुनी रहे कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है. तो मेनली हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्हीं 3 चीज़ों की बात करते हैं कि it doesn't exclude the possibilities of adding any other documents which satisfy the following 2 conditions of negotiabilities. ठीक है, तो हम लोग मेनली इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं. इन 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग एक प्रॉमिसरी नोट्स इशू करते हैं जिसको एक्चुअली में हमको एक पेमेंट करना पड़ता है. तो द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय द कस्टम ऑफ द ट्रेड. ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी के अगेंस्ट में इशू कर रहे हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, एक इंसान से दूसरे इंसान को उसको हम ट्रांसफर कर सकें. द पर्सन हु ऑब्टेन्स इट इन अ गुड फेथ और एंड फॉर वैल्यू शुड गेट इट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट एंड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम. सिंपल है, सीधी सी बात है कि जो भी एक गुड्स हमको मिलना है वो कहीं ना कहीं शुड बी, मतलब प्रॉमिसरी नोट हम लोग इशू क्यों करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमको एक वैल्यू चाहिए होता है. उन्होंने बोला कि पेमेंट हम आज नहीं करेंगे, पेमेंट हम कुछ दिनों के बाद करेंगे. तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, मतलब वो एक गारंटी दे रहा है, सेलर को गारंटी दे रहा है कि बायर इशू करेगा सेलर के लिए. तो सेलर इज जस्ट गेटिंग सम गारंटी फ्रॉम द बायर्स. तो उसी को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं. तो वो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेक. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? एक प्रॉपर्टी हो गया. द प्रोसेसर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेंट देयरिन. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डजंट मेयरली गिव पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो. ठीक है, द प्रॉपर्टी इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज. इन द केस ऑफ द बेयरर इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी पासेस बाय मेरी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से एक प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर इधर से उधर कर सकते हैं.
क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपने मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, सपोज दैट कोई भी एक एसेट है, एंड यू जस्ट वांट टू बी मेक द ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, व्हाट वी कैन डू कि हमने उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के तहत उसको एक through the written documents we just want to be transfer that particular property from one person to the other person. फिर हो गया टाइटल, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नोन एज द होल्डर इन ड्यू कोर्स and a bona fide transferee for value is not affected by any defect of title on the part of the transfer or any of the previous holder of the instrument. मतलब टाइटल का बात कर रहे हैं हम लोग कि किसको एक पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमको इशू करना है, द पर्सन मतलब होता है किसके नाम पर इशू करना है. तो ये बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें कोई पर्टिकुलर चीज में, शुड बी द लीगलाइज. ठीक है, गॉट इट. फिर हो गया राइट्स. राइट्स क्या होते हैं? द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू इन हिज ओन नेम and in case of the dishonor, suppose that in case of the dishonor a negotiable instrument can be transferred any number of times till it attain maturity. The holder of the instrument need not give notice of transfer to the party liable on the instrument to pay. ठीक है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं. ठीक है, वो अपने नाम से दूसरे के नाम पे, तीसरे के नाम पे, चौथे के नाम पे, पांचवें के नाम पे, किसी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकता है जब तक कि उसकी पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती है. क्योंकि एक मैच्योरिटी डेट आ गया 10 अक्टूबर को वो मैच्योर होना ही होना है, तो उससे पहले आप उसको कितनी बार भी नंबर ऑफ टाइम उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी जिसके पास से जिसके नाम पर हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, तो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट गिव नोटिस ऑफ द ट्रांसफर टू द पार्टी लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू पे. मतलब आपने मेरे नाम पर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, अगर हम उसको बिफोर द मैच्योरिटी डेट और किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आई डोंट नीड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू यू. आपकी बिना नॉलेज के भी आपने हमको दिया, तो इस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैं खुद अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट कराएं या उसको हम कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आपकी प्रायर परमिशन या प्रायर इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी नहीं है. तो पूरी जिसके नाम पर, जिसके टाइटल के नाम पर प्रॉमिसरी नोट है, उसके पास पूरा राइट है, ही और सी कैन ट्रांसफर द पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट्स टू एनीवन whomsoever they want. प्री-अजम्पशंस की बात करते हैं हम. तो प्री-अजम्पशंस, सर्टेन प्री-अजम्पशंस अप्लाइज टू ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि प्री-अजम्पशन स्टेटमेंट दैट कंसिडरेशन हैज बीन पेड अंडर इट, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन अ प्रॉमिसरी नोट द वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड or similar expression because the payment of the consideration is presumed. The words are usually included to the create additional evidence of the consideration. मतलब कुल मिलाकर यस प्रांजल, कुल मिलाकर आपको श्योरली नहीं है कि आपको कि इतना आपने वैल्यू रिसीव किया है. हम लोग प्रॉमिसरी नोट केवल एक इसलिए इशू करते हैं, केवल एक गारंटी के लिए. ठीक है, कि सामने वाले आपकी बात पे भरोसा कर ले कि हम आपको एक सर्टेन पीरियड पर टाइम आपको पेमेंट कर देंगे. तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि प्रॉमिसरी नोट्स में कि यू हैव रिसीव या यू हैव एक्सेप्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी या यू हैव रिसीव्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी. तो कहीं ना कहीं प्री अजम्पशंस का मतलब है कि पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं, कंसिडरेशन लेकर चल रहे हैं कि अगर समथिंग विल बी हैपन, अगर कुछ भी डिसऑनर हो गया, कुछ पेमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीचेस हो गया, तो हम लोग उस प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट में उस बायर को सू कर सकते हैं. प्रमोट पेमेंट, कहीं ना कहीं पेमेंट बहुत प्रमोट हो जाता है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनेबल द होल्डर्स टू एक्सपेक्ट प्रमोट पेमेंट बिकॉज डिसऑनर मींस द रूइन ऑफ द क्रेडिट टू ऑल पर्संस हु आर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट. सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने चेक दिया है या प्रॉमिसरी नोट दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, अगर वो डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया, तो कहीं ना कहीं आप पूरी क्रेडिट की, अपनी जो क्रेडिट की आपने जो इमेज क्रिएट करके रखी है या क्रेडिट स्कोर जो आपने बना के रखा है, वो आपकी पूरी वो रुइन हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा. बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू. हम आपसे क्रेडिट, आपसे प्रॉमिसरी नोट या आपसे हम केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू. अगर आपका दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और डिसऑनरिंग, तो इट्स ऑटोमेटिकली योर क्रेडिट इमेज विल बी स्पॉइल इन द मार्केट. ठीक है, तो दीज आर द मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी हैव. अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो इसमें हमारा हो गया, बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों की बात करेंगे. प्रॉमिसरी नोट्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन्हीं 3 चीज़ों की हम लोग बात करेंगे.
ठीक है। तो इसमें ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन हो गया, फिक्सचर्स बिल हो गया, डॉक्यूमेंट्री एंड क्लीन बिल्स हो गया, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो गया, एस्क्रो हो गया, बिल्स इन सेट हो गया, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट पेमेंट पेबल ऑन द डिमांड हो गया। ठीक है। उसके अलावा ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय यूजेस और कस्टम्स और हुंडीज हो गया, शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, बैंक ड्राफ्ट, सर्कुलर नोट्स, बीरर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे रिसीट्स एंड डिलीवरी ऑर्डर्स। ठीक है। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एज पर सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेचू और, ठीक है। तो मेनली हम उन्हीं 3 चीजों की बात करेंगे। So this list of the negotiable instrument is not a closed chapter. With the growth of the commerce, new kind of the securities may claim recognition as the negotiable instrument. आपको बताइए आज के टाइम में due to the open market and due to the growth of the commerce, every day we are getting some new negotiable instrument in the market. तो कई नया तरीके की सिक्योरिटीज आ रही हैं, नए तरीके के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिससे लोग क्लेम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ओनली दीज 3 प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंड द चेक। तो पहले हम लोग बात करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉमिसरी नोट। तो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइन प्रॉमिसरी नोट इन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, कंटेनिंग इन द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, साइंड बाय द मेकर टू पे a certain sum of the money to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है। तो मतलब आप एक डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आप उस पर साइन करेंगे, जो भी बना रहा हो वो साइन करेगा और सर्टेन पर उस पर कुछ सर्टेन मनी लिखेंगे और किसके नाम पर बना रहे हैं। ठीक है। ये नीचे एक एग्जाम्पल भी है, देख लीजिए, इससे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉमिसरी नोट जैसे कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे रमेश son of Ramlal of the Meerut और order a sum of ₹10,000 for the value received। तो टू रमेश हो गया, ठीक है। सिग्नेचर किसका हो गया, जो भी जिसने भी बना रहा है। तो एड्रेस नीचे होगा, स्टैम्प होगा न्यू दिल्ली, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आप उसको बना रहे हैं, और अमाउंट। तो दिस इज द टाइप ऑफ, दिस इज द स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट्स में व्हाट भी इंक्लूड, प्रॉमिसरी नोट्स में वो डेट लिखते हैं, जो मेकर है उसका सिग्नेचर होगा, किसके नाम पर लिख रहे हैं उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, किस सिटी में वो पेबल है और कितना अमाउंट है। तो दीज 6-7 थिंग्स, 6-7 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिसरी नोट्स में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब आया व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्रॉमिसरी नोट्स के, ठीक है। तो पहला हो गया कि इट मस्ट बी इन द राइटिंग। तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि इट शुड बी इन द राइटिंग, आपको राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट राइटिंग ओरली आपका ओरली प्रॉमिसरी नोट नहीं चलता है, इट शुड बी इन द राइटिंग, ठीक है। इसलिए आपको भी स्पेसिमेन कॉपी दिखाया, उससे आपको बहुत हद तक की समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट अभी तक? ठीक है। तो पहला हो गया इट मस्ट बी इन द राइटिंग। फिर सेकंड हो गया कि इट मस्ट सर्टेनली एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे, ठीक है। जैसे कि पहला तो मस्ट बी इन राइटिंग हो गया, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस अंडरटेकिंग टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट इनफ। मतलब एक छोटा मोटा एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा, मतलब एक साइड में लिख दिया आपने, इट शुड बी क्लियरली मेंशन। जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी टू द सर्टेन पर्सन। तो शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग, मतलब शुड बी क्लियरली मेंशन कि किसको पे करना चाहते हो, कितना रुपए पे करना चाहते हो, ठीक है। प्रॉमिस टू मे मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा करोगे फिर हम ऐसा पे करेंगे। देयर शुड बी अनकंडीशनल। तो मतलब अनकंडीशनल का मतलब समझ रहे, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन नहीं होना चाहिए उसमें पे करने के लिए। तो a conditional undertaking destroyed the negotiable character of an otherwise negotiable instrument. Therefore, the promises to pay must not depend upon the happenings of some outside contingency or event. It must be payable absolutely. ठीक है। तो you cannot put it on any conditions while paying some certain amount of the money or while writing any promissory notes to someone.
इट शुड बी द अनकंडीशनल। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये घटना होगी तो हम ऐसा पे करेंगे, ये होगा तो ये पे करेंगे। इट शुड बी अनकंडीशनल। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा कि इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। ठीक है, तो ये सिंपली होगा कि इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। मेकर तो साइन करेगा ही करेगा, उसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि जो भी बनाएगा, जो भी इंसान एक प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा इन फेवर ऑफ सम सर्टेन पर्सन, तो ही और शी शुड हैव साइंड ऑन पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट। द मेकर मस्ट बी सर्टेन, मतलब मेकर मस्ट सर्टेन होना चाहिए कि किसको पैसा पे करना है, किसको पे नहीं करना है, और उसको लायबिलिटी जिस डेट पे उसको देना है उस डेट पे आपके अकाउंट में उतना पैसा होना भी चाहिए। द पे मस्ट बी सर्टेन, सामने वाला भी सर्टेन हो और मेकर भी, मतलब पे मतलब जिसको पे करना है। द प्रॉमिस शुड बी पे मनी एंड मनी ओनली। मनी मीन्स लीगल टेंडर मनी एंड नॉट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स की हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस टू डिलीवर पैडी इधर इन द अल्टरनेटिव और इन द एडिशन टू मनी डजंट कंस्टिट्यूट अ प्रॉमिसरी नोट। तो विल टॉक अबाउट द ओनली मनी की बात करेंगे हम लोग, गुड्स एंड कमोडिटीज की और किसी जो इलीगल टेंडर्स हैं, जो इलीगल चीज़ें, उन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉमिसरी नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। द अमाउंट शुड बी सर्टेन, अप्रॉक्स की बात नहीं चलेगी, अप्रॉक्स 20,000 पे करेंगे, अप्रॉक्स 50,000 पे करेंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो वट एवर द अमाउंट यू जस्ट वांट टू बी मेक इट आउट इन अ प्रॉमिसरी नोट, इट शुड बी द सर्टेन। ठीक है, सर्टेनिटी श्योर होनी चाहिए कि 10,000, 5,000, 8,000, 8,525, 9,440। तो वट एवर द अमाउंट यू जस्ट वांट टू पुट इट डाउन, इट शुड बी सर्टेन अमाउंट। तो these are the essential elements of the promissory note. I hope आपको promissory note समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे वो सेक्शन 4 था प्रॉमिसरी नोट का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 होता है। ठीक है, तो सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डिफाइन द बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing on the unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of the money only to or order of a certain person to the bearer of the instrument। उसी के तरह होता ही है आपका प्रॉमिसरी नोट में भी यही था। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज देयरफॉर इन a written acknowledgement of the debt written by the creditor and accepted by the debtor, there are usually 3 parties to a bill of exchange drawer। ठीक है, एक्सेप्टर और ड्राई ऑन पे, 3 लोग होते हैं, एक जो ड्रॉ करता है, एक एक्सेप्ट जिसको करेगा और एक जिसको पे करना पड़ना है। और ड्रॉर हिमसेल्फ मे बी द पे, जो ड्रॉर है वो समटाइम पे ही भी हो सकता है, जो मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, इट कैन बी द पे ऑल्सो। तो इट कैन बी 3 पार्टी और इट कैन बी द 2 पार्टी। तो यूजुअली 3 पार्टी होती हैं इसमें, ड्रॉर अलग होता है, पे अलग होता है, और जो इसको एक्सेप्टर है या जिसको देना है वो ड्राई होगा। तो दिस इज द स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे इसमें। तो जैसे कि इसमें लिखा है, ऊपर अमाउंट लिखा हुआ न्यू दिल्ली, और आपका डेट लिखा होगा कि 5 मंथ आफ्टर पे तरुण ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो टू समीर का एड्रेस हो गया एक्सेप्टेड, समीर ने एक्सेप्टेड कर लिया और स्टाम्प लग गई इसमें। ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई थर्ड पार्टी भी उसको, जैसे उसमें प्रॉमिसरी नोट में क्या होता था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को इशू करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, इट कैन बी द 3 पार्टी ऑल्सो, तो एक तीसरी पार्टी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकती है। जैसे 5 मंथ आफ्टर डेट पे तरुण ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, उसने बोल दिया। ठीक है, तो इसमें आपने एक ने, समीर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्सेप्टेड बाय सम अदर पार्टीज, पेड बाय द सम अदर पार्टीज और ड्रॉ बाय द सम अदर पार्टीज। ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इन राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, जो इसको बना रहा है। द ड्रॉर ड्राई एंड पे मस्ट बी द सर्टेनिटी होनी चाहिए उसमें। द सम पेबल मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन, मतलब जो पैसा पे करना है वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा अप्रॉक्स और ऑलमोस्ट की बात नहीं चलेगी। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, एक स्टैम्प लगा होगा उसमें। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी अलॉन। ठीक है, एक्सप्रेस ऑर्डर की बात करेंगे, मैं किसको पैसा पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो ऑर्डर टू पे बट ओनली रिक्वेस्ट टू पे, देयरफॉर नॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आप एक कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक ऑर्डर, एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, उसी को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड
करेंगे। जैसे कि ICL भी हाईली ऑब्लाइज इफ यू मेक इट द कन्वीनियंट टू पे 1000 टू सुरेश, मतलब हम बहुत हाईली ऑब्लाइज होंगे अगर आप 1000 रुपये सुरेश को पे कर देंगे। तो जहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ना ऑर्डर है, एक्सप्रेस ऑर्डर है, आप किसी के अगेंस्ट में किसी के लिए आप इशू कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि मिस्टर रमेश प्लीज लेट द बिलर 1000 रुपीज एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ऑब्लाइज, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि आप 1000 रुपये उसको दे दो, मेरे अकाउंट से उसमें डेबिट कर लीजिएगा। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इट शुड बी क्लियर ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल लिखा है कि हाउएवर देयर इज एन ऑर्डर टू पे दो इट इज पोलाइटली मेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, प्लीज पे ₹5000 टू द ऑर्डर ऑफ ए, मिस्टर ए विल ऑब्लाइज मिस्टर सी बाई पेइंग टू द ऑर्डर ऑफ पी। ना ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब डायरेक्टली आप पे कर रहे, बोल दे रहे हैं कि उसको 500 रुपये पे कर दीजिए, ठीक है। तो इट शुड बी द एक्सप्रेस ऑर्डर, इट शुड नॉट बी आपकी रिक्वेस्ट वाला काम इसमें नहीं चलेगा। इट शुड बी द सर्टेन अमाउंट, इट शुड बी द सर्टेन पर्सन, सर्टेन ऑल 3 पार्टी शुड बी सर्टेन, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्स में बिल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल्स की बात करेंगे, टाइम एंड डिमांड बिल्स की बात करेंगे। ये आपने नहीं पढ़ना है, कि प्लीज समझ लीजिए कि इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब नॉर्मली कहीं ना कहीं ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल्स भी इसी में इंक्लूड करते हैं और टाइम एंड डिमांड बिल भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आपने सब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में आया भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेक की। चेक के मतलब जैसे वो प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 था, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक सेक्शन 5 था, चेक हमारा सेक्शन 6 है। So section 6 of the act defines a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be the payable otherwise than on a demand। चेक तो हम लोगों को पता ही है, हम लोग किसी के नाम पर चेक इशू कर देते हैं, एक अकाउंट पे ही चेक होता है, एक सेल्फ का चेक होता है। तो अपने अकाउंट पे ही चेक जिसके नाम पर एक इशू कर दिया उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसी के अकाउंट में जाके वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विथ 2 more क्वालिफिकेशन, नेमली इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, हमने आपको पहले बता दिया कि एक स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पर होगा, इसमें अब ट्रांसफरेबल नहीं होता है, और इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, हमेशा डिमांड पे ही पेबल होता है ये, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक, सिंपल है, ठीक है। जितने भी चेक्स होते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बट सभी बिल्स चेक्स नहीं होते हैं। तो चेक मस्ट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, must contain an unconditional order on a specified bankers to pay a certain sum of the money, order of a certain person to the bearer of the check, it doesn't require any acceptance। आपको चेक तो हम लोगों को पता ही है, हम नॉर्मली चेक इशू करते ही हैं, रियल लाइफ में भी, कॉमन लाइफ में भी इशू हम चेक टू द थर्ड पार्टी, किसी को पेमेंट करना है, किसी की पॉलिसीज की फीस जमा करना है, तो उसमें एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं पड़ना है। किसी सामने वाले को भी, किसी को भी आप पैसा दोगे तो उसको एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप किसी के नाम पर अकाउंट पे एक चेक दे दीजिए, उसमें एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दीजिए, शुड बी अनकंडीशनल, और अपना जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो अपना साइन कर देगा और डायरेक्टली चेक क्लियर हो जाता है। तो स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द चेक तो हम सब लोगों ने देखी ही है, ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो ये और सब डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ना है, मेन हम लोग को वही पढ़ना था, तीनों चीजें, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। उसके बाद ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द, मतलब वही डिफरेंस बिटवीन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि प्रॉमिसरी नोट्स में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर कर लिया, प्रॉमिसरी नोट क्लियर कर लिया है कि प्रॉमिसरी नोट में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा उसमें 2 पार्टी होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। यह है पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग बात करते हैं पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इसमें आया फॉलोइंग आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले हो गया ड्रायर। ड्रॉअर कौन होता है? द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉअर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं। ये याद रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं।
ड्राई कौन होता है? पर्सन डायरेक्टेड टू द पे द मनी बाय द ड्रॉर इज कॉल्ड द ड्राई। जिसके लिए हम जिसको पेमेंट मिलना है, जिसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, उसको ड्राई बोलते हैं। एक्सेप्टर हो गया, आफ्टर ए ड्राई ऑफ ए बिल्स हैज साइंड इज असेंट अपॉन द बिल और इफ देयर आर मोर पार्ट देन वन अपॉन वन ऑफ द सच पेयर्स एंड डिलीवर द सेम। ठीक है, द गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग टू द होल्डर्स ऑफ सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो साइन कर रहा है, उसको हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे। पे हो गया, the person named in the instrument to whom or to whose order the money is directed to the paid by the instrument is called the payee. He is the real beneficiary under this instrument where he signed his name and make the instrument payable to some other person, then other person doesn't become the payee. मतलब जो डायरेक्टली जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पे। ठीक है। इंडोर्सर कौन हो गया? When the holder transfer or endorses the instrument to anyone else, the holder become the endorser. इंडोर्सर कौन है? जिसको हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं। होता है ना कि किसी ने कोई इंडोर्सी होता है, ब्रांड इंडोर्सी होता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग कोई कितना अमाउंट किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, तो व्हेन द होल्डर, जो भी जिसके पास अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, व्हेन द होल्डर ट्रांसफर और इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट टू एनीवन एल्स, द होल्डर बिकम द इंडोर्सर। तो अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसके पास में जाकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, जो उसको होल्ड करेगा, उसी को हम लोग इंडोर्सर बोलेंगे। और जो उसको इंडोर्स कर रहा है, उसको इंडोर्सी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। इंडोर्सी, इंडोर्सर, ड्रॉर, ड्राई, पेई, एक्सेप्टर। ठीक है, अब आता है कि पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सा पार्टीज होता है? कि इसमें हो गया, मेकर इज द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे द अमाउंट स्टेटेड इन द नोट इज द डेप्टर। जो मतलब पे करेगा पेमेंट, जो डेप्टर है, जिसके ऊपर कर्जा है, जो प्रॉमिस करता है, उसको मेकर बोलते हैं। पे हो गया, ही इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल। जिसको पैसा मिलना है वो पे होगा। होल्डर कौन होता है? ही इज द पे और द पर्सन टू हुम द नोट माइट हैव बीन इंडोर्स। ठीक है, तो ये पे और होल्डर कैन बी द सेम। द इंडोर्सर एंड द इंडोर्सी हम लोगों को पता ही है, जो जैसे कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, जो सेम इसमें होता है। इंडोर्सर मतलब हो गया जो जिसके पास होल्ड करके आपने ट्रांसफर किया प्रॉमिसरी नोट की, उसी के पास, तो जिसके पास अभी प्रॉमिसरी नोट है वो इंडोर्सर हो गया। और उसको जिसने इंडोर्स किया है, उसको हम लोग इंडोर्सी बोलेंगे। मतलब जिसने उसको ट्रांसफर किया, उसको इंडोर्सी बोलेंगे। जिसके पास प्रॉमिसरी नोट है, उसको हम लोग इंडोर्सर बोलेंगे। फिर चेक में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? ड्रॉर कौन होता है? ही इज द पर्सन हु ड्रॉ द चेक, द डिपोजिटर ऑफ द मनी इन द बैंक। मतलब जो पैसा जो ड्रॉ कर रहा है चेक, जो हम अगर हम चेक लिख रहे हैं, हम चेक बना रहे हैं आपके लिए, हम ड्रॉर हो गए। ड्राई हो गए, इज द ड्रॉर बैंक्स हुम द चेक हैज बीन ड्रॉन। जो ड्रॉर की बैंक्स होती है, उसको हम ड्राई बोलते हैं। पे ही कौन हो गया? जिसको हमने पैसा पे करना है। ठीक है, तो ही इज द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द चेक। जिसको पैसा मिलेगा चेक का, उसको पे ही बोलेंगे। द होल्डर, इंडोर्सर, इंडोर्सी सेम चीज हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा मेन इसमें इतना ही है कि राइट्स क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए। ठीक है, पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड द चेक। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, नेगोशिएबल असाइनमेंट हो गया। तो आपको मेनली केवल वही 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने थे कि तीनों क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हु आर द पार्टीज इन दीस थ्री व्हाट वी कॉल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। डिसऑनर और है सिलेबस में आपका कि डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो पढ़ लीजिए एक बार। 3-4 पॉइंट इसमें पढ़ लीजिए कि डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है। कि व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, द होल्डर मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ द डिसऑनर टू ऑल द प्रीवियस पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल। तो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसऑनर्ड either by the non-acceptance or by the non-payment. A check and promissory note can only be dishonored by the non-payment, but a bill of exchange we can dishonor by either by non-acceptance and by the non-payment. सिंपल सी बात है भाई, आपका डिसऑनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब होगा?
दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो उसमें पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, पेमेंट नॉन पेमेंट है, या नॉन एक्सेप्टेंस है। तो जैसे हमने आपको बताया, चेक और प्रोमिसरी नोट में आपको किसी के नाम पर चेक इशू करना है, प्रोमिसरी नोट इशू करना है, तो आपको एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आपका डिसऑनर चेक, डिसऑनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो मुद्दों की वजह से हो सकते हैं। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड द डिसऑनर और द, ठीक है, डिसऑनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है? पहला इसमें हो गया नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। तो नॉन पेमेंट तो तीनों में अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया जो आपने पेमेंट करने को बोला था, तो आपका डिसऑनर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। नॉन एक्सेप्टेंस हमारा केवल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होगा, क्योंकि हमारा प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में आपको नॉन एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि व्हाट आर द टू रीजन बिहाइंड द डिसऑनर। पहला हो गया कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेमेंट, दूसरा हो गया एंड नॉन पेमेंट ऑफ द नॉन पेमेंट। ठीक, अब बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हमको बताया है कि नॉन एक्सेप्टेंस केवल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं कि एज पर द सेक्शन 91, तो सेक्शन 91 की में क्या लिखते हैं कि आपका किन किन मुद्दों में अगर नॉन एक्सेप्टेंस, किन किन कारणों से आपका नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा। ठीक है, तो पहला हो गया कि इफ ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द ड्राई फॉर द एक्सेप्टेंस एंड इट डज नॉट एक्सेप्टेड इज विद इन द 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सेप्टेंस। When there are several dries, even if one of them makes a default in acceptance, the bill is deemed to be the dishonor, unless these several dries are partners. Ordinarily, when there are the number of dries, all of them must accept the same. But when the dries are partner, acceptance by one of them means acceptance by all. मतलब जिस डेट पर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है उसके 48 घंटे के अंदर आपने उसकी एक्सेप्टेंस नहीं लिया, तो उसको हम डिसऑनर, नोट कर लीजिएगा पॉइंट, उसको हम डिसऑनर माना जाएगा, डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए ड्रॉइज आपके कई सारे हैं, आपके कई सारे पार्टनर है, अगर सभी को एक्सेप्ट करना है, उसमें से एक ने भी नॉन एक्सेप्ट कर लिया और बच्चे ने सबने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या मानेंगे? डिसऑनर मानेंगे। सिंपल। सेकेंड पॉइंट हो गया, when the drawee is a fictitious person or if he cannot be traced after the reasonable search। जो एक ड्राई है वो फिक्सियस पर्सन है, उसको हम लोग कहीं सर्च नहीं कर पा रहे, ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम उसको डिसऑनर मानेंगे। When the drawee is incompetent to contact, the bill is treated as a dishonor। जो आपका ड्राई है जिसके साथ आपने कॉन्टेक्ट किया है वो आपका इनकॉम्पिटेंट है, तब भी आपको कहीं उसका नॉन डिसऑनर माना जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। When a bill is accepted with a qualified acceptance, the holder may treat the bill of exchange having been dishonored। ठीक है, when the dry has either become insolvent, आपका जो ड्राई है वो इंसॉल्वेंट हो गया, डेड हो गया, तब भी आपका डिसऑनर माना जाएगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं कि किस मुद्दों में, किन किन कंडीशंस में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को नॉन एक्सेप्टेंस मानेंगे और उसको हम डिसऑनर मानेंगे। ठीक है, तो डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस समझिए कि 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, कई सारे पार्टनर है, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया और सबने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी डिसऑनर मानेंगे। आपका जो ड्राई है वो क्वालिफाइड इनकॉम्पिटेंट है, फिक्सियस पर्सन है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी, तब भी उसको हम कहीं ना कहीं आपका डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस मानेंगे। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा था, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आता है कि डिसऑनर बाय द नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस तो समझ ही गए, नॉन पेमेंट एज पर सेक्शन 92, वो सेक्शन 19 बंद था। तो bill after being accepted has got to be presented for payment on the date of the maturity. If the acceptor fails to make the payment when it is due, the bill is dishonored by the non-payment. In the case of the promissory note, if the maker fails to make the payment on the due date, the note is dishonored by the non-payment. A check is dishonored by the non-payment as soon as the bankers refuse to pay. सिंपल सी बात है, पता ही हम लोगों को कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिस मैच्योरिटी डेट पे आपको पैसा मिलना था, पैसा नहीं मिल पाया, इसको डिसऑनर मानेंगे। प्रॉमिसरी नोट में जो भी ड्यू डेट थी कि 10 तारीख को पेमेंट हो जाएगा, नहीं हुआ तब आपको उसको डिसऑनर मानेंगे। चेक आपका बाउंस हो गया, बैंक ने मना कर दिया नहीं, इसके जिसके अकाउंट से चेक इशू हुआ उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उसको हम डिसऑनर मानेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो डिसऑनर्ड बाय द नॉन पेमेंट व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट इज एक्सक्लूडेड एंड द इंस्ट्रूमेंट व्हेन ओवर ड्यू रिमेन्स अनपेड एज पर सेक्शन 76। एक नोटिस ऑफ डिसऑनर हो गया, टू हुम द नोटिस ऑफ डिसऑनर शुड बी गिवन, फॉर्म और मोड ऑफ द नोटिस। तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आपका डिसऑनर बाय द नॉन पेमेंट किन किन कारणों से वजह से होगा। एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपका मुद्दा आपका क्या हुआ, आपकी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं मिल पाया, प्रॉमिसरी नोट में जो ड्यू डेट थी पेमेंट नहीं मिल पाया,
और आपका चेक में नॉन पेमेंट कब माना जाएगा? जैसे ही आपके बैंकर ने जिस बैंक में हमें चेक लगाया उसने अगर रिफ्यूज टू पे कर दिया तो आपको उसको डिसऑनर मानेंगे। तो डिसऑनर बाय द नॉन पेमेंट, डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस। आपको बता दें नॉन एक्सेप्टेंस में केवल एक ही केस होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरत पड़ता है, प्रॉमिसरी नोट और चेक में जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही है, इसमें और डिटेल में नहीं जाना है हमको। ये नोटिंग वोटिंग हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा द कंपनीज एक्ट 1956 है, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप लोग ज्वाइन तो करते ही नहीं, जरा वेरी फ्यू स्टूडेंट वर एक्चुअली ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हम ये 4-5 एक्ट तो हम लोगों की हो गए, कुछ एक्ट बचे हैं। कंपनीज एक्ट बचा हुआ है, LLP बचा हुआ है, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, RTI, IPR हम पहले पढ़ाई चुके हैं। आपको 3-4 एक्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको एक टेस्ट दे रहे हैं। हमने एक पेपर बनाया है UGC नेट के पर्सपेक्टिव पे, उसमें 100 क्वेश्चन है। तो आपको आज हमने बना लिया है, तो आज नाइट में हम आपको दे देंगे, मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों को अलग अलग। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका 100 क्वेश्चन हैं उसमें एज पर द UGC नेट स्टैंडर्ड में। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, वी विल मीट यू बाय टुमारो प्रॉब्ली। आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लिया करिए तो ठीक रहेगा, बिकॉज जो हम पढ़ा रहे हो थोड़ी सी मेहनत भी सफल होगा, तो बिकॉज वेरी फ्यू स्टूडेंट आर एक्चुअली ज्वाइनिंग। ठीक है, तो वी आर मीटिंग यू बाय द टुमारो एट इज प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम। देयर विल बी चेंजेस इन द टाइमिंग, देन आई लेट यू नो थ्रू द व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क थ्रू द व्हाट्सएप।